हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको कि बोला जाता है अधिगम अक्षमताएं। इंग्लिश में से बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी हमको बात करनी है। सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार 1 से 2 डिसेबिलिटीज़ ज़रूर पूछी जाती है और उनसे क्वेश्चन बनने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो इन्हें कहा जाता है अधिगम अक्षमताएं या अधिगम विकार, और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग डिसऑर्डर्स। इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कई कई जगह पर कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः हम 5 प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सी है। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्पेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है और डिस्फेजिया है। तो हम समझेंगे कि क्या होते हैं और क्रम से इनमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो होता है वो डिसलेक्सिया, जो कि सीटेट में बार-बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा अभी तक अगर कोई पूछा गया है तो डिसलेक्सिया ही है। इसमें क्या होता है, ये इसे कहा जाता है हिंदी में पठन विकार। पठन विकार मतलब पढ़ने में कठिनाई। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पठन विकार। ये आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। मतलब कि इसमें पढ़ने संबंधी दिक्कतें आती हैं कि एक बालक पढ़ नहीं पाता, शब्दों को पहचान नहीं पाता, स्पेलिंग को नहीं समझ पाता। जब पढ़ने संबंधी समस्या है तो उसको क्या बोलेंगे? पठन विकार या फिर डिसलेक्सिया बोलेंगे। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे लेक्स शब्द आपको लेक्चर की याद दिला रहा होगा, तो जैसे लेक्चर को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सुनते पढ़ते, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि डिसलेक्सिया किसका विकार है? रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन विकार है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पठन विकार। किसको बोलेंगे? डिसलेक्सिया का। तो आपको समझ आ गया होगा आप कैसे याद रखेंगे कि लेक्स से लेक्चर याद रखेंगे, कैसे हम लोग लेक्चर को पढ़ते हैं, लेक्चर होने के बाद उसी प्रकार से पठन संबंधी विकार है। डिस का मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं। डिस मतलब होता है किसी प्रकार की समस्या, किसी चीज़ को करने में कठिनाई। तो देखिए सबके सामने डिस लगा हुआ है क्योंकि इनको करने में क्या होती है, बालक को कठिनाई जाती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, इसमें आप ग्राफ शब्द देख सकते हैं। ग्राफ पेपर पर आप क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर आप लिखते हैं, तो ये क्या है? ये लिखने संबंधी विकार है। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोला जाएगा लेखन विकार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है लेखन विकार, मतलब कि ये लिखने संबंधी होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, जो बालक होगा वो लिखने, अक्षर बनाने और लिखित अभिव्यक्ति में कठिनाई पैदा हो जाएगी उसके। तो अगर हम इसमें बात करें, जो मिरर टाइप की इमेज हो जाती है, जैसे अगर बच्चा जैसे अगर कहीं पर बच्चे के सामने 100 लिखा है, SAW 100 लिखा है, और बच्चा उसको क्या लिख देता है? वॉज लिख देता है। तो इसमें कौन सा विकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डिसग्राफिया, क्योंकि उसने क्या लिखा है? एक इसको मिरर इमेज के रूप में बना दिया है। मतलब एस सबसे सामने था तो उसको पीछे ले गया, और डब्ल्यू सबसे पीछे था तो उसको सामने ले आया। मतलब जैसे मिरर में इमेज बनती है उस प्रकार से। और अ, इसी समस्या को हम क्या कहेंगे? डिसग्राफिया कहेंगे। तो आपको ग्राफ से याद रखना है कि लिखने संबंधी विकार है। अब हम बात करेंगे डिस्प्रेक्सिया की। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया से मतलब होता है कि बच्चा इसमें हाथ पैर के समन्वय को, हरकतों को ठीक से नहीं कर पाता। मतलब देखिए जैसे बच्चा जो है वो चलने में क्या कर रहा है? कठिनाई का अनुभव कर रहा है। मतलब इसमें बच्चा क्या होगा, जैसे अगर सामने उसके अगर बॉल गिर रही है कहीं से, तो उसको उठा नहीं पाएगा। अगर उसको कोई टास्क दिया जाए, जैसे उसको शूलेस बांधने का टास्क दिया जाए, तो अपनी शूलेस नहीं बांध पाएगा। मतलब क्या होगा, इसमें जो मांसपेशी समन्वय है वो अच्छे से नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेशी समन्वय विकार भी हम लोग बोल सकते हैं, कि मतलब पेशियों का इसमें समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो प्र से क्या आप पेशियाँ याद रख सकते हैं, मतलब कि ये मोटर स्किल्स इसमें अच्छे से काम नहीं करती। इसके आगे अगर हम पढ़ें तो आएगा डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया में आप देख सकते हैं कैलकुलेटर शब्द जैसा लग रहा है ना, कैलकुलिया। तो इसमें क्या होगा? कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? गणना करते हैं गणित की। तो इसमें क्या होगा? एक गणितीय अवधारणा संबंधी विकार है, जिसको कि क्या बोला जाता है? जिसको कि बोला जाता है गणना विकार। क्या बोलेंगे इसको? गणना विकार बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक जो बालक है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं कर पाता है। मतलब कि 2+3 जोड़ने में या फिर कोई भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन करने में उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। और इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को कहा जाता है हिंदी में भाषा विकार। क्या कहेंगे हम लोग? भाषा विकार। भाषा विकार मतलब कि इसमें भाषा को समझने में,
बोलने में, अपने विचार स्पष्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग को ये पाँचों डिसेबिलिटी समझ आ गई होगी। डिस का मतलब तो सीधा सा आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है कि मतलब किसी प्रकार की जो कठिनाई है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। लेक्सिया मतलब कि पठन विकार, ग्राफिया मतलब लिखने में जो दिक्कत आएगी, प्रेक्सिया मतलब मोटर स्किल से संबंधित दिक्कत, शारीरिक समन्वय में जो आती दिक्कत उसे कहेंगे। और कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, मतलब कि गणितीय विकार है। और फेजिया मतलब भाषा से संबंधित है। फेजिया से आप समझ सकते हैं कि बच्चा फंस गया, बोलते बोलते फंस जाता है, बोलते बोलते कुछ गलती कर देता है, उसे क्या कहेंगे? डिस्फेजिया मतलब कि भाषाई विकार कहेंगे। ठीक है ना, आपको ये पांचों विकार समझ आ गए होंगे। इसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो एक, दो और ये तीन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया है, तो आपको याद रखना है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो ये पढ़ने लिखने संबंधी विकार थे ये तो समाप्त हो गए, लेकिन दो और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला उसमें आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको क्या बोला जाता है? ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। अगर हम बात करें तो सीटेट में अभी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। एकदम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 16-17 के समय पे, तब ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। तो ये क्या होता है? एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है, मतलब कि क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? एक बच्चा ध्यान केंद्रित करने में, स्थिर बैठने में, अपने आप को नियंत्रित रखने में दिक्कत का अनुभव करता है। मान के चलिए कोई बच्चा है, वो क्या रहेगा? इसमें बहुत अधिक सक्रिय रहेगा, उछल कूद करता रहेगा, या फिर एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकता। एक काम को पूरा करने में बड़ी कठिनाई होगी उससे, जैसे आपने उसके बैठ कर कहा कि चलो होमवर्क कंप्लीट करो, तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता, एक काम को बहुत देर तक नहीं कर सकता। बार बार उसका ध्यान भटकने लगेगा, जो उसकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा, वो उसके अदर चीज़ में जो परफॉर्मेंस है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो ये क्या होता है इसमें, मतलब कि एक व्यक्ति को मानसिक रूप से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो ध्यान ही नहीं लगा पाता ज़्यादा देर किसी इसमें, ना उसका फोकस होता है अपने आप पर, ना कंट्रोल होता है। इस वजह से क्या होता है? बार बार उसका ध्यान भटकता रहता है, जिसके वजह से उसे क्या कहते हैं? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट से समझ सकते हैं कि मतलब ध्यान की कमी है उसमें, और हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रिय है, मतलब कि बार बार कामों को चेंज कर रहा है। अगर आपने उसको एक पेन पकड़ने दिया तो बार कभी उसको खोल देगा, कभी तोड़ देगा, कभी फेंक देगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। कहीं बैठने बोलोगे तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, टिक कर एक काम को नहीं कर सकता, बार बार उसका ध्यान भटकता है, बैठ कर स्टडी नहीं कर सकता। तो ये सब इसमें दिक्कतें आएगी। तो आपको ADHD याद रखना है, और इसके गुण क्या क्या है कि एक काम को पूरा करने में कठिनाई होगी, बहुत अधिक बच्चा सक्रिय हो जाएगा, और ध्यान उसका जल्दी जल्दी भटकेगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है, उल्टा बच्चे के लिए दिक्कत उत्पन्न कर देता है। ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे तो इसमें आ जाता है ऑटिज्म, जिसको कि क्या कहा जाता है? स्वलीनता। इसका पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD इसको बोला जाता है। इसके पहले वाले क्या बोलते थे? ADHD। तो इसमें क्या होगा? इसे स्वलीनता विकार के नाम से जानते हैं। स्वलीनता आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि बच्चा खुद में ही लीन है। मतलब इसमें क्या होता है? जो बच्चा है ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब कि न्यूरो विकासात्मक विकार है। इसमें क्या होता है? बच्चे को सामाजिक संपर्क बनाने में, संचार करने में, और एक ही प्रकार का व्यवहार बच्चा बार बार करता है, सामाजिक संपर्क नहीं कर पाएगा, संचार नहीं कर पाएगा, और व्यवहार का पैटर्न क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। इसमें बच्चे में क्या होगा? सामाजिक मेल जोल में कठिनाई होगी, बच्चा समाज से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, अच्छे से स्पीच नहीं दे पाएगा, या फिर अच्छे से दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, सोशल इंटरेक्शन कमज़ोर हो जाएगा, और क्या होगा? आई कांटेक्ट नहीं बना पाता बच्चा, बार बार इधर उधर देखते हुए बातें करता है, ऐसा लगता है हमसे बात कर रहा है, किसी और से बातें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। तो इसके गुण क्या क्या है? सबसे ज़्यादा इसका जो इस विकार के जो गुण है वो है कि इसको सामाजिक मेलजोल में कठिनाई होगी, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में इसको दिक्कत हो सकती है, और पैटर्न को क्या करता है? ये बार बार रिपीट करता है, बार बार पैटर्न को रिपीट करेगा, इसको एक ही काम को बार बार करेगा। अगर मान के चलिए जैसे अगर मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल के एक ही बटन को बार बार दबाएगा, या फिर रिमोट को ही बार बार पकड़ेगा, ऐसे एक ही प्रकार के काम बार बार करता है। तो ये हमारे प्रमुख विकार थे जो आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके बाहर आपको कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। हाँ, और एक आपको बात याद रखनी है कि RPWD एक्ट कब आया था? तो 2016 में आया था, जो कि पुराने PWD एक्ट 1995 का, मतलब कि आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि अगर हम बात करें
RPWD एक्ट की, RPWD एक्ट, तो ये आया था 2016 में। और ये पुराने वाले एक्ट का क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। और इसमें कितने प्रकार की विकलांगताएं या फिर दिव्यांगताएं बताई गई थी, तो 21 टाइप की। ये आपको याद रखना है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। आपका धन्यवाद। थैंक यू।